आज के लेसन में हमारे पास फॉर्म्स और कंटेनर है कि कंटेनर हम क्यों यूज़ करते हैं और उसका क्या पर्पज़ होता है, हम उसको देखते हैं। सबसे पहले हम कंटेनर की चीज़ों को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम मूव होंगे फॉर्म्स की तरफ कि फॉर्म क्या होता है और उसकी कौन कौन से टैग्स हैं और किस तरीके से हम क्या चीज़ बना सकते हैं, वो हम देखेंगे फॉर्म के अंदर। फॉर नाउ हम क्या देख रहे हैं इसके अंदर बेसिकली कि आपके पास जो है वो जितनी भी सेक्शंस होती हैं, नॉर्मली हम क्या देखते होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर अगर वेबसाइट ओपन कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट की जो वेबसाइट है उसके अंदर अगर आप देखें तो आपको राइट और लेफ्ट साइड के ऊपर ना ये गैप दिख रहा है, ये वाला, ठीक है। अब ये वाला जो गैप है ऊपर मेन्यू बार के अंदर है, नीचे जो बैनर है वो बैनर आपका फुल विड्थ के ऊपर है, ठीक है। लेकिन उसका जो कंटेंट है वो सम हाउ कंटेनर के अलाइन है, फुली अलाइन नहीं है लेकिन सम हाउ अलाइंड है। फिर ये सेक्शन देखें तो ये आपका जो है वो कंटेनर के अंदर आ गया, ये फिर कंटेनर के अंदर आ गया, ये भी कंटेनर के अंदर है, लेकिन ये फुटर का जो एरिया है ये आपका फिर से फुल विड्थ के ऊपर आ गया। लेकिन इसके अंदर भी फिर वही चीज़ है कि आपका जो कंटेंट है अंदर वो कंटेनर के अलाइन है, लेकिन जो बैकग्राउंड है वो आपका फुल विड्थ के ऊपर जा रहा है। इसी तरह अगर हम इसके कुछ अंदर के पेजेस को भी एक्सप्लोर कर लें तो वहाँ पर भी मोर और लेस इसी तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी कि कुछ चीज़ें जो है वो आपकी वेबसाइट के कंटेनर के अंदर हैं और कुछ चीज़ें जो है वो आपकी फुल विड्थ के ऊपर जा रही हैं। तो कंटेनर का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि लेट सपोज अगर हम उस कंटेनर की क्लास को अगर हम यूज़ कर लेते हैं, इनफैक्ट एक दफ़ा हम उसको CSS के अंदर बना लेते हैं, तो फिर उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको हर सेक्शन को बार बार CSS में जाकर टारगेट करके उसकी विड्थ या यानी मैक्स विड्थ देकर उसको मार्जिन 0 ऑटो यानी सेंटर में लाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती। वही कंटेनर की जो क्लास है वो ये वाला काम कर रही होती है। ओके, इसको हम देख लेते हैं यहाँ पर अपने कोड में। और सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जब भी कंटेनर की आप क्लास यूज करेंगे तो कंटेनर से बाहर आपकी कोई पेरेंट क्लास लाजमी होनी चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है कि आपकी बाहर कोई पेरेंट क्लास हो। लेट सपोज मैं यहाँ पर एक क्लास टारगेट कर लेता हूँ, मेन बैनर सेक्शन, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको लगे हाथों बताता चलूँ कि जब भी आप कोई इस तरह की चीज़ बनाएंगे ना, नॉर्मली क्या होता है कि जब छोड़े जैसे कि अभी हम इनिशियल स्टेज पर हैं, तो इनिशियल स्टेज के ऊपर तो ठीक है क्योंकि कोड ही हमारा थोड़ा सा होता है। लेकिन जब आप काफ़ी सारा आगे चले जाएंगे, काफ़ी आप आगे मूव कर जाएंगे, तो वहाँ पर आपके लिए क्या प्रॉब्लम्स होंगी कि आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन सी डिव कहाँ स्टार्ट हो रही है और कहाँ पर एंड हो रही है। जैसे कि अभी भी कुछ जगहों पर मे भी आपको ये देखने में मुश्किल पेश आती हो कि कौन सी सेक्शन कहाँ एंड हो रही है या कौन सी डिव कहाँ एंड हो रही है। तो उसका सोल्यूशन ये है कि आप जब भी कोई सेक्शन स्टार्ट करेंगे ना, तो उसकी जो एंडिंग डिव है ना, वो आपकी कंट्रोल के साथ आप स्लैश प्रेस करेंगे, आप कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करेंगे, उसके बाद स्लैश, देन डॉट, और फिर वही क्लास जो ऊपर बनी पड़ी है ना, मेन बैनर सेक्शन, वो आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर आप उसको इस डिव के सामने ले आएंगे। तो इस डिव के सामने लाने से ये पता चल जाएगा हमें कि ये डिव यहाँ पे स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे एंड हो रही है। उसके साथ नेक्स्ट चीज आपके पास आ जाती है कंटेनर, ठीक है। कंटेनर भी आप ऐसे प्रेस कर दोगे आप यानी और क्रिएट कर देंगे आप, और उसको मैं फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ कि CSS में हमें कंटेनर का क्या काम है हमारे पास। लेकिन यहाँ पर मैं इसको डॉट के साथ कंटेनर, और यहाँ पर मैंने आकर उसको क्लोज कर दिया। तो इससे ये पता चल गया कि हमारी कंटेनर की जो क्लास है वो यहाँ पे आके एंड हो रही है। इसी तरह लेट सपोज हम बनाएंगे कि मेन बैनर सेक्शन इनर, और इसको भी आप इसी तरीके से कॉपी कर लें आप, और यहां पर आकर एंड पे आप उसको रख देंगे। तो हर डिव के सामने, अच्छा ये जरूरी नहीं है कि आप हर डिव के बाद ये करेंगे, लेकिन एटलीस्ट जो मेन आपकी सेक्शन की पहली 3 डिव्स है ना,
उनके साथ आप ये काम करेंगे। अब ये नहीं होगा कि इसके अंदर जितने भी आर्टिस्ट बनाएंगे तो हर डिव के साथ आपको एंड पे कमेंट करना होगा, ऐसा नहीं है। जाहिर सी बात है अंदर की चीजें थोड़ी होती हैं, वो मिल जाती हैं कि कौन सी डिव कहाँ स्टार्ट हो रही है कहाँ एंड हो रही है, लेकिन बड़ी जो सेक्शंस होती हैं वहां पर नॉर्मली ऐसा इशू फेस हम कर रहे होते हैं। दैट्स वाई हमें इससे ये करना पड़ेगा कि ये हम एंड पे कमेंट करेंगे। इसका एक आसान तरीका मैं आपको चलो बता देता हूँ, अभी सही बता देता हूँ कि लेट्स सपोज, और ये हम सीख लेते हैं सिर्फ अंदर बड़ी सेक्शन के लिए, वरना जिस भी सेक्शन के साथ या जिस भी डिव के साथ आप ये वाला काम करेंगे तो वो आपका जो रिजल्ट है वो जनरेट हो जाएगा, यानी वो कमेंट्स खुद ही एंड पे क्रिएट हो जाएंगे, हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो काम कैसे होगा, सबसे पहले आप यहाँ पर आप क्लास क्रिएट करेंगे। लेट्स सपोज कि मैं कहता हूँ कि बैनर सेक्शन इनर, और उसके बाद कंट्रोल के साथ ये पाइप साइन, एंटर की के ऊपर ये पाइप साइन होता है वो प्रेस करेंगे, देन सी प्रेस करेंगे कीबोर्ड से एंड टैब प्रेस कर देंगे। तो आप देखें कि वो एंड पे उसने जो सेक्शन की जो कमेंट्स हैं वो उसने ऑटोमेटिकली खुद क्रिएट कर दिए उसने। ठीक है, ये आगे भी मैं यूज करूंगा तो आपको साथ साथ पता लगता रहेगा कि हमने क्या किया है। ठीक है, यानी कि क्लास का नाम होगा, उसके बाद पाइप साइन होगा। ठीक है, इसको पाइप साइन कहा जाता है शिफ्ट एंटर की के ऊपर जो की है उसको प्रेस करने से, और फिर देन सी प्रेस करके टैब प्रेस करेंगे तो वो डिव भी क्रिएट हो जाएगी, और उस डिव का जो नेम है वही हो जाएगा जो आपने क्रिएट किया है। और पाइप साइन और जो सी है वो प्रेस करने से क्या होगा कि ऑटोमेटिकली वो उसके एंड पर कमेंट भी वो हो जाएगा, और आपको पता चल जाएगा कि ये चीज किस पर्पज के लिए है। सो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि मैं एक इमेज क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर इमेज की एग्जांपल हमारे पास छोटी एग्जांपल होगी और आसानी से हम समझ जाएंगे। एसेट्स और उसके अंदर इमेजेस, और उसके अंदर seafood.jpg के नाम से एक इमेज जो है वो मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। उसको हम यहाँ पर देख, हाँ सॉरी, बिल्कुल ऐसा ही है कि हम यहाँ पर क्या काम करेंगे कि फिगर का टैग देंगे। इसकी अपनी प्रैक्टिस बना लें कि आप जब नॉर्मल काम करें तब भी आपकी हैबिट डेवलप हुई होनी चाहिए कि जब भी आप इमेज का टैग यूज करें तो आप उसके अंदर फिगर का टैग जरूर यूज करेंगे। बिल्कुल ठीक। उसके बाद अगर हम इसको आकर रिफ्रेश करते हैं, क्या हो गया कि यहाँ पर वो वीडियो हमारे पास शो होगी। उसके बाद हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले मेन बैनर सेक्शन को मैं सबसे पहले टारगेट करता हूँ यहाँ पर, और उसको हम थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं उसकी फिलहाल के लिए, और उसकी मैं विड्थ दे देता हूँ 100%। 100% उसकी विड्थ हमने दे दी, दो जरूरत नहीं है लेकिन हमने दे दी। उसके बाद हमारे पास मेन बैनर सेक्शन इनर है, और इनर के अंदर हमारे पास इमेज का टैग पड़ा हुआ है, उसको हम टारगेट कर लेते हैं और बैनर को भी आप एहतियातन विड्थ 100% दे दें। ठीक है, और इस बैनर के अंदर हमारे पास एक डिव है, सॉरी टैग है, इमेज का टैग। ठीक है, उसकी विड्थ हमने 100% डिफाइन कर दी। बैनर सेक्शन इनर खुद एक पेरेंट है ना इमेज का। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि पूरी वेबसाइट के अंदर बैनर तो एक ही होगा ना, बैनर इनर। ठीक है, जरूरी नहीं है, मैंने कल भी बताया कि जो मेन पेरेंट है वही लगाएं आप, अंदर से भी कोई पेरेंट, लेकिन सिर्फ ये चीज है कि वो यूनिक होना चाहिए। यूनिक हो, ये ना हो कि वो सेम चीज आप नीचे भी यूज कर रहे हो और उसकी स्टाइलिंग वो सेम उठा रहा हो, दो आपको वहां पर सेम स्टाइलिंग की जरूरत ना हो लेकिन वहां पर भी वो स्टाइल उठा रहा हो, तो वहां पर आपने लोगों ने ये काम नहीं करना। ठीक है, इसको जब हम रिफ्रेश करेंगे सो यू कैन सी कि वो इमेज हमारा फुल विड्थ के ऊपर आ गया। फिलहाल मैं एक छोटा सा और काम कर लेता हूँ कि मैं इसको टेम्पोररी थोड़ी सी हाइट भी दे देता हूँ, दो राइट नो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, और मैं इसको मैक्स हाइट दे देता हूँ फॉर नाउ, मैक्स हाइट 450 पिक्सल्स। सो इससे इमेज हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा। तो उसको स्ट्रेचनेस से बचाने के लिए हमें इसको प्रॉपर्टी देते हैं उसको ऑब्जेक्ट फिट कवर। ऑब्जेक्ट फिट की बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है कंटेन। ठीक है, तो हम उसको चेंज करके कवर कर दिया हमने, तो वो आपका जो इमेज है वो इस तरीके से फुल विड्थ के ऊपर शो होगा और वो जो स्ट्रेच भी नहीं हो रहा। उसके बाद अगली चीज ये आ जाती है आपके पास कि जो कंटेनर है वो अभी हमने टारगेट नहीं किया, तो मेन हमारा इस चीज को डिस्कस करने का जो पर्पज है वो कंटेनर है।
सो कंटेनर के लिए हम क्या काम करेंगे कि यहीं पर ऊपर ही शुरू में ही आप एक इसकी क्लास को आप टारगेट कर लेंगे, और वो चीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट के अंदर हमने देखा कि कोई कंटेंट आपका दरमियान में सेंटर में शो हो रहा है, तो इसको यहाँ पर ही आप इसको मैक्स विड्थ 1400 या वॉट एवर यू वांट, लेट्स सपोज थोड़ी ज्यादा जो जब भी जितनी आपको जरूरत होगी वो आप यूज कर लेंगे। 1400 पिक्सल दे दी, तो 1400 पिक्सल पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि उससे क्या हो गया कि इमेज हमारा थोड़ा छोटा हो गया, बिकॉज वो ओवरऑल उसकी विड्थ स्क्रीन की इस वक्त हमारे पास है जो रेजोल्यूशन है वो 1920 है विड्थ में, हमने उसको कम करके 1400 पिक्सल कर दिया हमने 1400। तो अब क्या हो रहा है कि जो इमेज है ना वो आपका जाहिर सी बात है थोड़ा छोटा हो गया। ओवरऑल इमेज को हम सेंटर में लाना चाहते हैं कि इमेज जो है वो सारा उठ के दरमियान में आ जाए, तो इस पर्पज के लिए हम इसी कंटेनर को एक प्रॉपर्टी दे देंगे मार्जिन 0 एंड ऑटो। मार्जिन में दो वैल्यूज होती हैं, पहली होती है टॉप और बॉटम की, तो टॉप और बॉटम का मार्जिन मैंने 0 कर दिया, राइट और लेफ्ट का मैंने ऑटो कर दिया। तो इससे क्या काम हो जाएगा कि ये बिल्कुल इस तरीके से सेंटर में शो हो जाएगा। अब हम क्या काम कर रहे हैं इसके अंदर कि हमने यहाँ पर कंटेनर की चूंकि क्लास ऐड कर दी है, तो वो हमारा जो इमेज है वो सेंटर में शो हो रहा है। मे बी थोड़ा सा आगे जाकर किसी जगह पर आपको इमेज फुल विड्थ के ऊपर चाहिए हो, इस बात के चांसेस हैं। तो ऐसी वो जगह कि जहां पर आपको ये इमेज फुल विड्थ के ऊपर चाहिए होगा, वहां पर आप सिर्फ एक काम कर देंगे कि वहां पर आप कंटेनर की क्लास को खत्म कर देंगे। अब ऊपर पेरेंट क्लास मैंने खत्म कर दिया ना, मेन क्लास, अब क्लोज कहाँ हो रही है वो इस कमेंट्स के जरिए हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर वो एंड हो रही है, तो आप नीचे वाले भी डिलीट कर देंगे इस तरीके से। वरना नॉर्मली हमें ढूंढना पड़ता है कि ऊपर क्लोज जो ओपनिंग इसकी जो डिव है, ओपनिंग टैग है वो किधर हो रहा है और डिव क्लोज कहाँ हो रही है, तो कमेंट्स की वजह से हमें क्विकली पता चल गया। दूसरा, हमें यहाँ पर इस जो कंटेनर की क्लास है वो रिमूव करने का ये फायदा होगा कि अब हमारा इमेज फुल विड्थ के ऊपर चला जाएगा, बिकॉज कंटेनर ही वो चीज थी जो CSS के अंदर हमने उसको डिक्लेयर कर रखा है कि उसकी मैक्स विड्थ 1400 पिक्सल और मार्जिन 0 ऑटो। तो अब जब कंटेनर ही रिमूव हो गया, तो जाहिर सी बात है कि जो आपके पास नीचे इमेज शो होगा वो आपको फुल विड्थ के ऊपर हो जाएगा। तो जब भी किसी चीज को आपने राइट और लेफ्ट से आपने गैप छोड़ना होगा, उसको आप कंटेनर की क्लास दे देंगे, और जहां आपको कंटेनर की क्लास नहीं चाहिए होगी, यानी जब आपने फुल विड्थ के ऊपर कंटेंट को रखना होगा, वहां पर आप कंटेनर की क्लास को नहीं टारगेट करेंगे आप। ओके, अब मैं इस सारी चीजों को रिमूव कर रहा हूं एक्सेप्ट कंटेनर। कंटेनर अब हमारे पास यहां पर मौजूद रहेगा, जब हम चाहेंगे हम कंटेनर की क्लास को अपनी मर्जी के मुताबिक यूज कर लेंगे। सो वो सारी चीजें हमारे पास रिमूव हो गई। अच्छा, अब हमने चूंकि डिस्कस दूसरी चीज हमने इसके अंदर डिस्कस करनी है, फॉर्म्स को डिस्कस करना है कि फॉर्म्स किस तरीके से बनती हैं, क्या होता है, उसको हम डिस्कस। तो जैसे हमने टेबल को डिस्कस किया था, तो टेबल के लिए टेबल का टैग यूज होता था, इसलिए फॉर्म के अंदर फॉर्म का टैग यूज होगा। ठीक है, इस एक्शन के जो एट्रीब्यूट है इसको फिलहाल के लिए आप छोड़ दें। ठीक है, इसका डायरेक्टली आपके साथ यानी फ्रंट एंड डेवलपर्स के साथ कोई काम नहीं होता। ठीक है, सो फॉर्म का टैग हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, और अभी जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ पर इसके अंदर कोई चीज शो नहीं होगी। सो इसके अंदर एक टैग यूज होता है नॉर्मली इनपुट का टैग, जो ज्यादातर इस्तेमाल होता है इनपुट का टैग। ठीक है, जो इसकी टाइप है, अच्छा, इनपुट का जो टैग है ना वो भी सेल्फ क्लोजिंग टैग है, मतलब उसका क्लोजिंग टैग कोई नहीं है। तो हर वो टैग के जो सिर्फ जिसका ओपनिंग हो, क्लोजिंग कोई ना हो, तो उसको सेल्फ क्लोजिंग टैग कहा जाता है उसको। सो इसकी जो टाइप्स है ना वो मल्टीपल है, बहुत सारी टाइप्स हैं इनपुट के टैग की, जिनमें से काफी सारी हम डिस्कस करेंगे आज के लेसन के अंदर। तो उसकी जो टाइप है ना वो हमारे पास टेक्स्ट है। तो मैं इसको जब रिफ्रेश करता हूँ, सो ये यू कैन सी कि वो हमारे पास एक इनपुट क्रिएट होगी एंड वी कैन टाइप इनसाइड इट। ठीक है, जैसे कि हम किसी जगह पर ईमेल लिख रहे होते हैं या पासवर्ड दे रहे होते हैं या कोई भी चीज हम, तो वहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास के इनपुट का टैग हमारे पास यूज होगा। अब हमारे पास क्या आता है कि इसकी जो टाइप है वो मैंने टेक्स्ट रख दी। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि इसके अंदर भी, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि आप इसको जरा आराम से देख सकें कि क्या है। हम कुछ भी इसके अंदर टाइप कर रहे हैं
व्हाटएवर, तो वो टाइप हो रहा है इसमें, ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है कि इसके अंदर भी कोई टेक्स्ट मेंशन होता है, कोई टेक्स्ट लिखा होता है, यानी यूजर को बताने के लिए कि बेसिकली ये इनपुट की जो टाइप है या ये किस पर्पस के लिए है। तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे कि यहीं पर ये जो एक और एट्रीब्यूट यहाँ पर इसको मिलेगा, प्लेस होल्डर का एट्रीब्यूट, और प्लेस होल्डर के एट्रीब्यूट के अंदर हम यहाँ पे कुछ टाइप कर देते हैं इसके अंदर, ईमेल, ठीक है, या यूजर नेम, कुछ भी टाइप कर देते हैं हम, यूजर नेम मैंने यहाँ पे दे दिया। और अब जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे सो यू कैन सी कि वो एज अ प्लेस होल्डर जो है वो उसके अंदर शो हो गया। और हम जब भी अब कुछ टाइप करना शुरू करेंगे तो वो प्लेस होल्डर खत्म हो जाएगा। जैसे कि नॉर्मली हम देखते होते हैं कि जब भी हम किसी ऐसी इनपुट टाइप के अंदर या किसी फील्ड के अंदर हम टेक्स्ट लिखते हैं तो वो क्या होता है, जो उसकी जो प्लेस होल्डर है वो रिमूव हो जाता है। सो इसका प्लेस होल्डर हमने ये दे दिया। इसके साथ यहीं पर ही नीचे मैं एक और इनपुट का टैग देता हूं, और इसका जो टाइप है वो राइट नाउ मैं कोई और यानी चेंज करके देता हूं। फिलहाल लेट सपोज मैं यहाँ पर इसकी जो टाइप है वो पासवर्ड दे देता हूँ मैं, ठीक है। और इसका मैं प्लेस होल्डर भी यहाँ पे चेंज कर देता हूँ कि योर पासवर्ड, ठीक है जी। ये हमने यहाँ पे एंटर कर दिया। जब इसको रिफ्रेश करेंगे तो जो पासवर्ड की फील्ड है वो दूसरी इनपुट की फील्ड के सामने शो हुई है, तो इसका मतलब ये है कि जो इनपुट का टैग है वो इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है। अगर वो ब्लॉक होता तो वो न्यू लाइन के अंदर शो हो जाता। अच्छा, अब मजे की चीज ये है कि हमने चूंकि इनपुट की इसको टाइप पासवर्ड दिया है, तो अब जो पहली वाली फील्ड है उसके अंदर तो सिंपली नेम आएगा जो भी आप टाइप करेंगे, लेकिन पासवर्ड वाली के अंदर जो भी टाइप करेंगे तो वो शो नहीं होगा एज अ एज अ पासवर्ड। जैसे कि नॉर्मली पासवर्ड हिडन होता है, तो यहाँ पर पासवर्ड की जो फील्ड है वो आपको हिडन ही शो होगी। ओके, सो इसके अलावा हम यहाँ पर थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं, और इसके अंदर एक और जो नॉर्मली टैग यूज होता है वो है लेबल का टैग। लेबल का टैग नॉर्मली किसी टेक्स्ट को, कोई भी चीज लिखने के लिए, यूजर को गाइड करने के लिए, बेसिकली कि क्या पर्पस है, उसके लिए हम ये काम करते होते हैं। फॉर के एट्रीब्यूट को फिलहाल रहने दें, ठीक है। लेबल के अंदर लेट सपोज मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ कि मेल, ठीक है। सो जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो वो मेल का जो टैग है वो उसके सामने आ गया, ठीक है। अब इन सारी जो इनपुट के टैग हैं वो जाहिर सी बात है चूंकि इनलाइन एलिमेंट है, लेबल का टैग भी इनलाइन एलिमेंट है, दैट्स व्हाई वो सामने शो हो गया। तो एक तरीका तो ये है कि मैं इनपुट के टैग को CSS के अंदर टारगेट करके उसको कह दूं डिस्प्ले ब्लॉक, तो डिस्प्ले ब्लॉक से वो सारे नीचे शो होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा एक मेरे पास फिलहाल के लिए एक आर्जी तरीका है विच इज नॉट अ प्रॉपर वे, कोई ये प्रॉपर तरीका नहीं है, और वो है BR का टैग। BR का टैग बेसिकली ब्रेक के लिए इस्तेमाल होता है, यानी आपने एक लाइन से ब्रेक करके एक कंटेंट को दूसरी लाइन के अंदर आपने ड्रॉप करना है, तो इस पर्पज के लिए BR का टैग हम यूज करते हैं। अब जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो वो देखिए ब्रेक करके जो कंटेंट है वो नई लाइन के अंदर आ गया। तो जो मेल है यहाँ पर भी मैं ब्रेक का जो टैग है वो ऐड करता हूँ, और इस तरीके से क्या होगा कि जब रिफ्रेश करेंगे तो मेल का जो टेक्स्ट है, जो लेबल है, इनफैक्ट वो नई लाइन के अंदर आ गया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि इससे पहले एक इनपुट हम ऐड कर लेते हैं लेबल से पहले, ठीक है। और इसकी जो टाइप है वो मैं रख देता हूँ रेडियो। तो वो रेडियो बटन का बिहेवियर देगा। जैसे कि अगर हम उसकी टाइप रेडियो कर देते हैं इनपुट की, तो वो रेडियो बटन का बिहेवियर होगा किस तरीके से, इस तरीके से। यू कैन सी कि वो क्या हो रहा है, उसके ऊपर क्लिक करने से रेडियो बटन एक्टिव हो रहा है। इसी तरह हम एक और काम कर लेते हैं कि सेम दोनों चीजों को मैं कॉपी करता हूं, और कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और अब की बार यहाँ पर मैं जो लेबल है वो मैं कर देता हूँ फीमेल। तो दो रेडियो बटन्स हो गए हमारे पास, दो लेबल्स है हमारे पास। इफ यू सी ओवर हेयर, तो वो दोनों प्रॉपर हमारे पास इस तरीके से शो हो रहे हैं। इसके ऊपर क्लिक करें तो ये हो रहा है, इसके ऊपर क्लिक करें तो वो एक्टिव हो रहा है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज है जो मैं मे बी थोड़ा सा आगे भी बता दूं, लेकिन अभी शुरू में चुके हैं तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं इस चीज को, और वो ये है कि
रेडियो बटन्स के अंदर कभी भी ऐसा नहीं होता कि दोनों रेडियो बटन एक ही वक्त में एक्टिव हो रहे हों। एक वक्त में एक एक्टिव होता है और दूसरे वक्त के अंदर दूसरा एक्टिव होता है। तो इस पर्पस के लिए, यानी इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या काम करते होते हैं कि इसको हम एक एट्रीब्यूट दे देते हैं, नेम का एट्रीब्यूट। किसको? इनपुट के टैग को। ठीक है, नेम का एट्रीब्यूट देंगे और इसको कोई भी नाम, अपनी मर्जी से कोई भी आप इसको नाम दे सकते हैं। और मैं नाम दे देता हूं जनरल, कोई भी आप दे सकते हो। सिर्फ एक चीज का आपने ध्यान रखना है, और वो रखना है कि जो नाम आप एक दफा दे देंगे, जितने भी इनपुट के टैग रेडियो बटन के साथ उस सेक्शन के अंदर होंगे ना, कीप इन माइंड उस सेक्शन के अंदर, उस एक पर्टिकुलर लाइन या उस पर्टिकुलर एरिया के लिए सब जगहों पर आप सेम नेम, सेम एट्रीब्यूट विद सेम वैल्यू देंगे। आप वैल्यू चेंज नहीं करनी है आपने। ये मैं पहले कह चुका हूं कि पहली मर्तबा जो वैल्यू आपने वन टाइम दे दी ना, वो सेट हो गई है। अब सब जगह पर सेम चीज कॉपी होके पेस्ट होगी। इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए कि जब एक के ऊपर क्लिक करें तो दूसरा ऑटोमेटिकली इनएक्टिव हो जाए। इसके ऊपर जब हमने रिफ्रेश किया तो अब इस पे क्लिक किया तो ये एक्टिव हो गया, लेकिन जब इस पे क्लिक करते हैं तो पहले वाला डिसेबल हो गया। अब वो काम नहीं कर रहा। तो ये प्रॉपर काम कर रहे हैं बिकॉज दोनों का हमने जो नेम का एट्रीब्यूट है वो हमने दे दिया। दैट्स वाई ये जो चीज है ये जो रिजल्ट है वो जनरेट हो रहा है। लेट्स सपोज मैं यहां से स्पेलिंग चेंज कर देता हूं, खराब कर देता हूं, और हम अब इशू को देखेंगे। अब जब रिफ्रेश करेंगे तो इस पे क्लिक किया और इस पे क्लिक किया तो फिर दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं। तो कीप इन माइंड कि ये आपने काम नहीं करना कि जब एक मर्तबा नेम का एट्रीब्यूट जिस वैल्यू के साथ देंगे ना, दूसरे के अंदर भी सेम वैल्यू देनी है आपने। नेम के एट्रीब्यूट को आपने चेंज नहीं करना। चेंज करेंगे तो वो रिजल्ट जिस पर्पस के लिए आप ये सब कुछ कर रहे हैं वो जनरेट नहीं होगा। इज इट क्लियर? ओके, वन मोर थिंग कि हम बाज औकात क्या देखते होते हैं कि सारे जो रेडियो बटन्स हैं उनमें से एक वक्त में एक रेडियो बटन जो है वो आपका एक्टिव होता है, एक डिफॉल्ट पे एक्टिव होगा। ठीक है, तो इस पर्पस के लिए जिसको आपने एक्टिव करना है उसको आप यहां पर एक और एट्रीब्यूट दे देंगे, चेक्ड का एट्रीब्यूट। बस और कुछ भी नहीं लिखना यहाँ पे आपने, कोई वैल्यू नहीं आएगी इसके अंदर। और जब अब रिफ्रेश करेंगे तो यू कैन सी कि डिफॉल्ट पे यूजर जो ही वेबसाइट के ऊपर आएगा या फॉर्म को ओपन करेगा तो डिफॉल्ट पे मेल एक्टिव होगा। लेकिन मजे की चीज ये है कि वो जो नेम के हमने एट्रीब्यूट्स दे दिए हैं ना दो, इसको अब जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो वो पिछला ऑटोमेटिकली डीएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, वो एक्टिव नहीं रहेगा। बाकी वो काम प्रॉपर कर रहा है। सिमिलरली अगर ये सेम जो एट्रीब्यूट है चेक्ड का एट्रीब्यूट, वो यहां से उठाकर अगर मैं इस फीमेल वाले एट्रीब्यूट को, फीमेल वाले इनपुट का टैग को दे देता हूं, सो नाउ इफ यू सी, तो अब डिफॉल्ट पे वो एक्टिव हो गया और बाकी इसके क्लिक के ऊपर बाकी सारा काम जो है वो प्रॉपर हो रहा है। इज इट क्लियर? ओके, अगली चीज हमारे पास ये आ जाती है कि लेबल, हम एक और लेबल का टैग यूज करेंगे। ठीक है, इसके अंदर फॉर को रहने दें और लेट सपोज मैं इसके अंदर टाइप कर देता हूं कि आई हैव read all the terms and conditions। ठीक है, सो ये लेबल आ गया हमारे पास। और लेबल का टैग जो कि बाय डिफॉल्ट इनलाइन होता है, लिहाजा मुझे क्या करना है कि यहाँ पर एक dr का टैग मैं दे देता हूँ ताकि वो जो हमारी टर्म्स वाली लाइन है वो नई जगह पर, नई उसके अंदर आ जाए। अब हम इससे पहले या इसके बाद, जहां आप चाहें, जहां आपकी मर्जी हो, एक और इनपुट का टैग देंगे। और अब की बार इसकी जो टाइप है वो हम यहां पे रखते हैं चेक बॉक्स। तो इससे क्या होगा कि वो आपका चेक बॉक्स क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे, जिस तरह नॉर्मली हम कर देते हैं कि यस आई हैव रेड ऑल दी टर्म्स एंड कंडीशंस। नॉर्मली आप वेबसाइट्स में देखते हैं ना, तो वो बेसिकली उसके बिहाइंड ये चीज चल रही होती है। ठीक है, ओके। अब एक और चीज है नीचे कि लेट सपोज हमने यहाँ पर इसको कहना है कि यूजर से हम ये कह रहे हैं कि भाई आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ आप। ठीक है, फॉर्म के अंदर हम उससे उसकी डेट ऑफ बर्थ मांग रहे हैं, तो लेबल का टैग आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम उसको टाइप कर देते हैं कि डेट ऑफ बर्थ।
यहाँ पर हम br का टैग दे देते हैं ताकि वो नई लाइन के अंदर आ जाए और हमें ज़रा अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है। डेट ऑफ बर्थ आ गई यहाँ पर, तो डेट ऑफ बर्थ के बाद भी मैं br का टैग इस तरीके से दे देता हूँ और इसके बाद यहाँ पर मैं नीचे एक इनपुट, यानी इसके नीचे मैं कैलेंडर बनाना चाहता हूँ कि कैलेंडर आ जाए मेरा। तो वो क्या होगा कि आप इनपुट की टैग देंगे आप, और उसकी जो टाइप है ना वो आप अपडेट कर दो आप सिंपली, ठीक है। उसकी जो टाइप होगी वो अपडेट कर सकते हो आप। सो जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो कैलेंडर बना हुआ आ गया और यू कैन सेलेक्ट एनी डेट फ्रॉम हेयर, ठीक है। आज की डेट आ जाएगी और आप किसी दूसरे साल पे जाना चाहते हैं तो ये आ गया आपके पास 27 जनवरी एंड जनवरी 14, तो वो डेट आपके पास यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी। बाकी यूजर जो डाटा देगा, लेट सपोज वो फीमेल है, उसने टर्म्स आई मीन सारी पढ़ ली हैं, नाम क्या है, पासवर्ड क्या है, एंड पे सबमिट का बटन बनेगा। वो सबमिट का बटन जब हिट होगा, जब उसके ऊपर क्लिक होगी तो वो डाटा सारा कैसे उठ के सर्वर के ऊपर जाएगा, कैसे सर्वर जाके उसको सेव करेगा, ये आपका काम नहीं है, ये बैक एंड डेवलपर का काम है। बैक एंड डेवलपर इस सारी चीजों को देख लेगा कि किस तरीके से आप डाटा जो है वो बैक एंड पे डाटाबेस के अंदर किस तरीके से उसमें सेव करवाना है। इसके अलावा आप इसकी जो डेट टाइप है वो आप टाइम दे सकते हो आप सिंपली, ठीक है। तो टाइम दे देंगे तो जाहिर सी बात है कि उसकी जगह पर आपके पास सिर्फ टाइम आ जाएगा आपके पास इस तरीके से। AM PM इज ऑलरेडी मेंशन, ठीक है। तो वो चीज़ें प्रॉपर मेंशन है। इसी तरह अगर आप यहाँ पर दे देंगे डेट टाइम, तो डेट टाइम देने से डेट और टाइम दोनों आ जाएंगे आपके पास। सो अब जब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, सॉरी डेट एंड टाइम इज नॉट वर्किंग, डेट टाइम लोकल, यस दिस इज द एट्रीब्यूट। सो अब क्या होगा यहाँ पर हमारे पास कि लेट सपोज मैं लोकल मीन की जो अभी का टाइम होगा ना ऑटोमेटिकली वो पिक कर लेगा, 4:21 हुआ है ना, तो वो टाइम ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा वो, ठीक है। और डेट की भी आज की पिक कर लेगा वो, ठीक है। टुडे कर देंगे तो वो डेट, सिर्फ टुडे पे क्लिक करेंगे तो अभी का टाइम आ जाएगा और अभी की डेट आ जाएगी आपके पास, ओके। इसी तरह यही फॉर्म के टैग के अंदर ही आप एक बटन क्रिएट करेंगे इनपुट, ठीक है, और उसकी आप टाइप दे देंगे बटन, ठीक है। अब मसला ये है कि जब हम बटन का टैग हम पढ़ते हैं तो बटन के टैग के अंदर तो वैल्यू लिखते होते हैं हम, एक ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग होता है, तो हम उसके अंदर कुछ टाइप कर देते हैं। अब मसला ये आ गया हमारे पास कि इनपुट का टैग है, इसका कोई दूसरा टैग तो है कोई नहीं, क्लोजिंग टैग कि हम उन दोनों के दरमियान कोई वैल्यू लिख सकें। तो इसके लिए यहाँ पर इसको एक एट्रीब्यूट मिलेगा, वैल्यू का एट्रीब्यूट, ठीक है। वैल्यू में हम टाइप कर देते हैं लेट सपोज के सबमिट, ठीक है। सो जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो वो सबमिट का बटन जो है वो क्रिएट हो गया। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर मैक्सिमम केसेस के अंदर क्या होता है कि जो इनपुट की बटन जो है ना उसकी जो टाइप होती है ना वो होती है सबमिट, ठीक है। ये डिफॉल्ट बिहेवियर होता है इसका, और इसको रिफ्रेश कर दिया मैंने। सो अब जब क्लिक करेंगे तो ये हो रहा है। मजे की चीज ये है कि जब आप किसी इनपुट के टैग को यूज करते हैं, आप सॉरी फॉर्म के टैग को यूज करते हैं और फॉर्म के टैग के अंदर आप एक ऐसा बटन क्रिएट करते हैं कि जिसकी टाइप सबमिट है, टाइप उसकी सबमिट है, जब तक इसकी टाइप बटन थी और इसको मैंने रिफ्रेश किया, सो इट्स वर्किंग फाइन, कोई मसला नहीं हो रहा, यहाँ पर भी कोई ऐसी कुछ चेंजेस नहीं आ रही हैं इसके अंदर। लेकिन जो ही मैं इसकी टाइप बटन से चेंज करके सबमिट कर देता हूँ, सो अब क्या होगा कि जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका डिफॉल्ट बिहेवियर है ये कि ये पेज को रिफ्रेश करता है। वो देखें मैं क्लिक कर रहा हूँ, वो पेज ऊपर से रिफ्रेश हो रहा है, ठीक है। इवन ये की भी प्रेस हो रही है ऑटोमेटिकली, ठीक है। मैं प्रेस कर रहा हूँ तो वो क्या हो रहा है, ये फॉर्म के टैग का डिफॉल्ट बिहेवियर है। इसको रोकना कैसे है, जावास्क्रिप्ट से ये रुक सकता है कि जब क्लिक करें तो पेज रिफ्रेश ना हो, ये हम कर सकते हैं, देयर इज नो इशू, एक छोटी सी लाइन का कोड है। लेकिन बाकी इसको सबमिट कराना कैसे कराना है, जो डेट यूजर ने सिलेक्ट की है वो डेट कैसे डाटाबेस के अंदर लेके जानी है, दिस इज नॉट योर कॉल, दिस इज नॉट योर ड्यूटी। इन फैक्ट वो जो भी चीजें होंगी वो सारी की सारी
जो आपका बैकएंड डेवलपर आएगा वो इस चीज़ को देख लेगा, जो भी वैल्यूज आएंगी वो उसने सेव करनी है। इसी तरह इनपुट के टैग की एक और वैल्यू भी होती है, टाइप भी होती है, वो भी हम देख लेते हैं। इनपुट टाइप कलर, तो जब हम उसकी टाइप कलर कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली कलर पैलेट आ जाएगा। इस पर जब क्लिक करेंगे तो कलर पैलेट होगा, यू कैन चूज एनी कलर। ठीक है, जो भी कलर आप चूज करेंगे तो वो कलर आपका आ जाएगा, यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी इस कलर की जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू, इस वैल्यू को बैकएंड डेवलपर उठाता है और वो जो हम कलर की प्रॉपर्टी देते होते हैं ना यहाँ पर CSS के अंदर, ठीक है, वो वहां जाकर उसको स्टोर कर देता है उसके अंदर। ठीक है, तो जो भी कलर सिलेक्ट होगा ना वो वैल्यू उठकर उसके सामने चली जाएगी और उसका जो कलर है वो एक्चुअल में चेंज हो जाएगा जो आप चाहते हो आप। ठीक है, लेकिन बैकएंड वो कलर का जो स्टाइल है वो यहीं पर लगेगा HTML के अंदर ही। लेकिन ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा एडवांस की बातें हैं, ये आपको आगे जाके पता चलेगा। फिलहाल के लिए हमने ये एटलीस्ट सीख लिया कि आपका जो फॉर्म है वो किस तरीके से क्रिएट होता है और उसके अंदर मेन जो हमारे पास टैग्स हैं वो किस किस तरह के इस्तेमाल होते हैं हमारे पास। ठीक है, सबमिट के बटन की एक और भी चीज़ होती है, वो मैं बता देता हूँ आपको, जो अभी हमने डिस्कस नहीं की, पढ़ी नहीं है हमने। लेट्स सपोज हम यहाँ पर टॉप पे सेकंड नंबर पे हम एक और इनपुट का टैग देता हूँ, मैं इसको टैग देता हूँ, इसकी मैं टाइप कर देता हूँ ईमेल। ठीक है, और इसके अंदर मैं जो प्लेस होल्डर है वो मैं टाइप कर देता हूँ कि योर ईमेल। इसको सेव कर दिया। सो इसको जब रिफ्रेश कर दिया तो यू कैन सी कि वो जो ईमेल है वो यहाँ पे आ गई है। सो सबमिट का बटन और उसकी जो टाइप है वो ईमेल देने का फायदा ये होगा, जब मैं इसको सबमिट करूंगा ना, सॉरी यहाँ पर हमारे पास वो एरर नहीं आ रहा, कि वो कह रहा है कि प्लीज इंक्लूड @ साइन इन द ईमेल एड्रेस। ठीक है, वो कह रहा है कि @ का जो साइन है वो मिसिंग है यहाँ पर। तो किसी भी चीज की ईमेल की जो टाइप है वो ईमेल देने का ये फायदा होता है कि यूजर को वही पता चल जाता है कि भाई मैं इसको लिखने में कोई मिस्टेक कर रहा हूँ। गॉट इट। सो ये सारी चीजें इस पर्पज के लिए होती हैं। इसका जूम आउट मैं खत्म कर देता हूँ। अब मेरे पास ये सारी चीजें नॉर्मल आ गई हैं। अपनी मर्जी के मुताबिक आप इसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं कि इनपुट के टैग की हाइट, विड्थ और बॉर्डर रेडियस, और क्लिक करने के ऊपर जो उसका बॉर्डर है वो किस कलर का होना चाहिए, ये हम चेंज कर सकते हैं। वो विल डेफिनेटली डिस्कस अबाउट इट लेटर। लेकिन एटलीस्ट फॉर नाउ आपको ये पता चल गया कि जो फॉर्म का टैग है वो, उसके अंदर हम किस तरीके से चीजें जो है वो बना रहे होते हैं।